अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर नंबर है जी 6। इस लेक्चर के अंदर हम ये दर्ज झैल टॉपिक्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन और इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स और एग्जांपल्स। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं जी प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर को। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने कर्वेचर को डिफाइन किया था कि कोई भी अगर आपके पास स्पेस कर्व है, मिसाल के तौर पर ये कोई आपके पास एक कर्व है, तो इसका कर्वेचर जो था वो कर्वेचर वेक्टर वो हमने यूं डिफाइन किया था, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास ये कोई टेंजेंट वेक्टर है टी, तो इसके जो परपेंडिकुलर है ऐसे ये वाला जो वेक्टर है इसको हमने कर्वेचर वेक्टर का नाम दिया था। तो बेसिकली ये जो आपके पास के वेक्टर है या कर्वेचर वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन के अंदर हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। दूसरे लफ्जों में ये जो कर्वेचर वेक्टर है इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। और जिस साइड पे ये कर्व जो है ये टर्न होती हुई होगी, जैसे अगर आप ये तो स्पेस कर्व बनाइए, अगर आप इसको समझने के लिए प्लेन कर्व बना लेते हैं तो ये इस तरह से ये टर्न हो रही है, तो जिस तरफ ये कर्व टर्न होगी उसकी डायरेक्शन में होगा वो। यहाँ पर ये टेंजेंट वेक्टर आ गया और ये आपके पास प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ गया। तो डिफाइन हम इसको कैसे करेंगे? एट एनी पॉइंट अलोंग अ स्मूथ कर्व, किसी भी स्मूथ कर्व के ऊपर आपने कोई पॉइंट चूज कर लिया, द प्रिंसिपल नॉर्मल इज द यूनिट वेक्टर्स। जो प्रिंसिपल नॉर्मल है ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर देखें, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर और यहाँ पर भी ये टेंजेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर आप प्रिंसिपल नॉर्मल को डिफाइन करना चाह रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट पर ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इन द डायरेक्शन इन विच कर्व इज चेंजिंग मोस्ट रैपिडली एट दैट पॉइंट। देखें, इस बात को समझने के लिए, जैसे अगर आप टेंजेंट वेक्टर बनाते हैं ना, यहाँ पे ये टेंजेंट वेक्टर है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन जो कर्व है वो किस तरफ चेंज हो रही है, वो उसके अंदर जो चेंज पैदा हो रही है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना? तो जिस सिमत में कर्व टर्न होगी उस सिमत में हम उसको प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर को लेंगे, इस डायरेक्शन में हम नहीं लेंगे। इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर वेक्टर्स। बेसिकली ये हमें कर्वेचर वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को हम डिफाइन इसी तरह से करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड तो वन होता है लेकिन वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है? ये कर्वेचर वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि इफ सी इज अ कर्व, सी हमारे पास कोई भी कर्व है और के जो है ये किसी पॉइंट के ऊपर एक कर्वेचर वेक्टर है, देन प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, जो कर्वेचर वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर दें। तो यूनिट वेक्टर का तरीकेकार भी यही होता है कि एक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको यूं डिफाइन करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी हमने ये कर्वेचर वेक्टर की चूंकि डायरेक्शन में है उसके पैरेलल ये यूनिट वेक्टर होता है,
इसीलिए हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि के वेक्टर जो है ये इक्वल होता है कर्वेचर इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जी, प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? प्रिंसिपल नॉर्मल, ये जो आपने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया है, इसी यूनिट वेक्टर में से गुजरने वाली जो एक सीधी लाइन होती है, उसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना हुआ है, तो इसमें से ये जो लाइन इसकी डायरेक्शन में पास हो रही है, तो इस लाइन को हम नाम देंगे जी प्रिंसिपल नॉर्मल। अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक लाइन जो एक पॉइंट में से पास कर रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल, एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस यू एन। यू कोई भी आपके पास एक पैरामीटर है, इधर आप कोई कुछ और भी लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस टी लिख लेते हैं, टी भी हम पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आर प्लस लेमडा एन लिख लेते हैं। तो ये आपके पास प्रिंसिपल नॉर्मल की वेक्टर इक्वेशन है। इससे आप वो बाकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी बना सकते हैं, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये होता है जी किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स। तो अभी तक एक कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर हम दो किस्म के यूनिट वेक्टर्स बयान कर चुके हैं, एक टेंजेंट यूनिट वेक्टर्स और एक प्रिंसिपल यूनिट वेक्टर्स। जी, नेक्स्ट आपके पास है जी ऑस्कुलेटिंग प्लेन, या इसको प्लेन ऑफ कर्वेचर का नाम भी देते हैं। एक्चुअली जैसे हम कोई स्पेस के अंदर कर्व्स बना लेते हैं, जैसे ये कोई कर्व है, ये हम स्पेस के अंदर एक कर्व बना रहे हैं, जैसे स्प्रिंग होता है, या इसको हेलिक्स का नाम आप दे देते हैं। अच्छा, अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फोकस करें कि कोई पॉइंट हम इसका चूज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट ये आपके पास पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इसका टेंजेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर है। और इसी तरह इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रिंसिपल नॉर्मल बना लेते हैं, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा और इस तरह से बन जाएगा, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा, अब आपने करना ये है, ये जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर है, इसके नेबर में एक कोई इसके वेरी क्लोज कोई पॉइंट, वेरी वेरी क्लोज कोई पॉइंट चूज करते हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट बना दिए। अब आपने एक ऐसा प्लेन बनाना है, उस प्लेन पर कंडीशन ये है कि वो ये जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर है ना, ये सारे का सारा उस प्लेन पर लाई करे, और ये जो इसके नेबर में आपने पॉइंट लिया ना, ये भी उसके ऊपर लाई करे, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये भी उस प्लेन के ऊपर लाई करे। तो ऐसी कंडीशन वाला अगर हम प्लेन बनाते हैं, तो वो प्लेन कुछ यूं बनेगा, यहां पर ऐसे आप बना लेते हैं। लो जी, ये एक ऐसा प्लेन है, ये टेंजेंट वेक्टर भी इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर भी इस पॉइंट के ऊपर इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये वाला जो प्लेन होगा इसको हम नाम देंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट दैट पॉइंट, या इसको प्लेन ऑफ कर्वेचर का नाम भी देते हैं, क्योंकि जो कर्वेचर वाला वेक्टर है वो इसके ऊपर लाई करता है। आसानी के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करें, जैसे ये आपके पास है जी एक्स एक्सिस, और ये आपके पास है वाई एक्सिस। तो ये जो सारा प्लेन है ना, इसको आप बोलते हैं जी एक्स वाई प्लेन।
एक्स मतलब इस साइड पे भी होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये सारे का सारा प्लेन जो एक्स और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल है, जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंटेन कर रही हैं, तो वो वाला प्लेन उसको हम नाम दे रहे हैं जी एक्स वाई प्लेन। इसी तरह अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टी वेक्टर है और एन वेक्टर है, ये दोनों लाइनें एक प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। तो ऐसे प्लेन को हम ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये टेंजेंट वेक्टर है, ये पॉइंट और इसके नेबर में कोई एक या दो पॉइंट्स ये भी उस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हो, तो उस प्लेन उस पॉइंट का ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। डिफाइन करते हैं जी, ये इसका कंसेप्ट था। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये डायग्राम भी मैंने नीचे इसीलिए बनाई हुई है, जैसे ये कोई आपके पास पॉइंट है इस कर्व का, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट बनाया हुआ है, ये ब्लू कलर में ये टेंजेंट वेक्टर है, और ये आपके पास रेड कलर में जो है ये नॉर्मल वेक्टर है। तो ये जो ब्लू कलर का प्लेन है, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं उस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं जी। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं बनेगी, द प्लेन थ्रो अ पॉइंट पी, वो प्लेन जो है उस पॉइंट पी के अंदर में से गुजरे, कंटेनिंग द टेंजेंट्स एट टू कंसेक्टिव पॉइंट्स। अगर आप दो पॉइंट्स वेरी क्लोज ले लेते हैं, तो उन दोनों पर बनने वाले जो टेंजेंट्स हैं वो मतलब मैंने जैसे उसको डिफाइन किया, मैंने एक नेबर पॉइंट ले लिया और वो नेबरिंग पॉइंट उसके ऊपर था यूं कह लें, या उस नेबरिंग पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट था और वो भी इसके ऊपर लाई कर ले। तो दोनों तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, टू कंसेक्टिव पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट्स वेरी क्लोज होने चाहिए। अगर वो बहुत दूर होंगे तो उस सूरत में तो वो जो कर्व का वो वाला बीच वाला पोर्शन होगा वो प्लेन कंटेन नहीं कर सकेगा, इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इन अदर वर्ड्स, ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ये दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेन जो है वो पॉइंट पी में से पास करे एंड कंटेनिंग टेंजेंट यूनिट वेक्टर टी, और ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये उसके ऊपर लाई करे, एंड प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर बनने वाले जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर्स हैं और नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स उस प्लेन के ऊपर लाई करने चाहिए। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर वाली भी डेफिनेशन है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। एक तीसरा तरीका भी है इसको डिफाइन करने का, लेट गामा बी अ कर्व। गैमा जो है ये आपके पास कोई भी एक कर्व है ऑफ क्लास एम ग्रेटर और इक्वल टू एम ग्रेटर और इक्वल टू टू। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो और हायर डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट करते हो। क्लास टू या ग्रेटर देन टू का ये मतलब होगा। एंड पी एंड क्यू, पी और क्यू जो हैं ये आपके पास टू नेबरिंग पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर। द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन, मतलब वो जो कर्व के ऊपर आपने इस तरीके से दोनों पॉइंट्स लेने हैं, तो ये इंतहाई करीब करीब होने चाहिए ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द टेंजेंट लाइन एट पी। मतलब उनकी जो लिमिटिंग पोजीशन है उस प्लेन की, वो कंटेन करे टेंजेंशियल लाइन एट पी, पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसको कंटेन करे, एंड पास इज थ्रू द पॉइंट क्यू, और जो उसके नेबर में पॉइंट क्यू है उसमें से भी पास करे, और जब पी अप्रोच कर रहा हो क्यू को, मतलब ये दोनों वेरी क्लोज पॉइंट होने चाहिए, इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटिंग प्लेन। तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग प्लेन के तौर। जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसकी इक्वेशन क्या होती है ऑसिलेटिंग प्लेन की, इसको फाइंड कैसे करते हैं। अगर हमें कोई कर्व दी हो तो उसके किसी पॉइंट पर ऑसिलेटिंग प्लेन को कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन द ऑसिलेटिंग प्लेन। जैसे ये डायग्राम में प्लेन बना हुआ है, एक तो आपको ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का नाम पी हम सपोज करते हैं, और
पी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम आर ही लेते हैं हमेशा। मतलब जो भी पॉइंट है जिसके ऊपर आप कोई भी टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन जो भी फाइंड करना चाहते हो, उसके पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और पॉइंट प्लेन पर लेना चाहते हैं, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्यू सपोज कर लेते हैं, और जो पॉइंट क्यू है इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं कैपिटल आर से इंडिकेट कर देता हूं। और ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, लाजमी नहीं आप यहां पर ले, कहीं और भी ले सकते हैं। तो अब अगर आप पी और क्यू को आपस में मिला देते हैं, तो अब ये जो वेक्टर आपके पास बने हैं, पी क्यू जो वेक्टर है, कैसे इसको फाइंड कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट कैन बी रिटन एज आर माइनस स्मॉल आर। तो ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। और ये जो रेड कलर का नॉर्मल वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब हमने एफएससी में भी ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, ए बी और सी, और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जी कोप्लेनर वेक्टर्स। एक प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। और इनकी कंडीशन ये थी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था वो जीरो होना चाहिए। ये कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन है। अच्छा, अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने की एक बॉक्स नोटेशन भी थी हमारे पास, कि इसको आप इस नोटेशन में भी राइट कर सकते हैं, ए बी और सी, इस बॉक्स की सूरत में भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाते, जस्ट ये स्पेस होती है। और ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है। तो क्रॉस और डॉट तो बहरल इसमें इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो ये एक बॉक्स नोटेशन है इसकी। अच्छा, अब हम लौट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि यहाँ पर ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, पी क्यू और उसके बाद एन और टी, ये तीनों कोप्लेनर हैं। ये मैंने इधर लिख दिए हुए हैं कि आर माइनस स्मॉल आर और टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर, ये कोप्लेनर है। क्यों कोप्लेनर है? बिकॉज दे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसीलिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। अब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स की नोटेशन में लिखेंगे तो ये यू लिखा जाएगा, आर माइनस आर टी और एन। अब हमें ये पता है, हम पहले से ये जानते हैं कि ये जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर होता है इसको हम यूं डिफाइन करते हैं। जो कर्व की जो आपको कर्व दी होती है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ले लेते हैं, और इसको आप यूं भी राइट करते हैं एस प्राइम। तो सॉरी, आर प्राइम। तो टेंजेंट वेक्टर को आप, यूनिट वेक्टर को यूं डिफाइन कर लेते हैं। और जो नॉर्मल वेक्टर है इसको अभी आपने देखा था कि ये बराबर होता है जी कर्वेचर, और कर्वेचर बटा इसका मैग्नीट्यूड। और कर्वेचर वेक्टर जो है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि कर्वेचर की डेफिनेशन ये थी, आर डबल प्राइम का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कर्वेचर वेक्टर जो है ये आर डबल प्राइम आ जाएगा, और नीचे आप के लिखेंगे। तो इस लास्ट इक्वेशन के अंदर आप टी और एन इन दोनों को आर की शक्ल में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दें, आर माइनस आर एज इट इज आ जाएगा, आर प्राइम आएगा, और आर डबल प्राइम ओवर के आ जाएगा। अब यहाँ पर याद रखें बेसिकली ये प्रोडक्ट है। आर मतलब आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, आर माइनस आर डॉट टी की जगह आप लिखें जी आर प्राइम, और आगे लिखें जी आर क्रॉस, और डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू जीरो। ये के जो कर्वेचर है ये तो एक स्केलर नंबर है ना, तो ये दूसरी तरफ जाकर इस जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ये कोई नॉन जीरो आपके पास नंबर है।
तो इसलिए ये जो के यहाँ पर खड़ा हुआ है ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो फाइनल आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो ये आ गई। अब इसमें इसका मतलब है ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास आर प्राइम हो और आर डबल प्राइम हो, और आर प्राइम भी विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ये डेरिवेटिव होता है, और ये भी आर डबल प्राइम भी विद रिस्पेक्ट टू एस होता है। जबकि फंक्शंस जो होते हैं कर्व की जो कर्व वेक्टर फॉर्म में दी होती है या पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो एस पर आमतौर पे डिपेंड नहीं कर रही होती, टी पर या किसी और पैरामीटर पे डिपेंड कर रही होती है। तो टी की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव लेते हैं आर का, उसको तो डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब हम अपनी आसानी के लिए इसकी ऐसी इक्वेशन बना लें जो डॉट पे डिपेंड कर रही हो, मतलब आर के डॉट वेक्टर्स के ऊपर। We can also express equation of oscillating plane in dot notation. तो ये हमें पता है कि आर प्राइम जो है, ये यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक रिजल्ट रिकॉल करवाता हूँ कि कर्वेचर जो था ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया है कि आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर था जी आर डॉट, और इसका था नहीं आर डॉट, नहीं आर प्राइम, आर प्राइम और इधर शायद क्यूब था। तो कर्वेचर को अगर आप इस तरह से लिखें तो इसका मतलब है कि कर्वेचर वेक्टर जो है, जो आपके पास कर्वेचर वेक्टर है, बेसिकली जो कर्वेचर है ये कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो इसलिए अगर आप इस मैग्नीट्यूड को बोथ साइड्स पे खत्म कर देते हैं तो ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ना। ये इधर भी ये आर जो है ये वेक्टर, ये आर प्राइम और आर डबल प्राइम जहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म में ही है। सॉरी। अच्छा, अब ये के जो वेक्टर है ये इसके बराबर है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो आर प्राइम और आर क्रॉस प्राइम है, अच्छा यहाँ पर ये आर डॉट है, ठीक है। ठीक है, अगर ये आर डॉट है तो क्लियर है। मेरे ख्याल में शायद ये एस डॉट था। हाँ, याद आ गया कि एस डॉट था जिसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया था, ये नीचे डॉट ही आता है। तो अच्छा, एक हमने ये फार्मूला पढ़ा था, उसके साथ ही हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो कर्वेचर वेक्टर है ये डॉट की सूरत में भी हम इसको डिफाइन करते हैं। फिर हमने इसका ये भी फार्मूला पढ़ा था आर डबल डॉट, और नीचे यही आपके पास आर डॉट का क्यूब था। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रीवियस आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अगर मैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दूसरी नोटेशन में लिखूं तो ये बन जाएगा आर माइनस आर, और यहाँ पर आपके पास डॉट है, और यहाँ पर आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम है, इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ये स्केलर है ना, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी आर के साथ। तो इसका मतलब है आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम के वेक्टर्स, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी आर डॉट का क्यूब, ये चीज आ जाएगी। और इस इक्वेशन से ये जो नीचे वाला फार्मूला है इससे भी इसी की वैल्यू निकाले तो वो आर डॉट और क्रॉस आर डबल डॉट की सूरत में आएगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको डॉट की सूरत में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑसिलेटिंग प्लेन की जो नई इक्वेशन है, इधर आप डॉट की सूरत में पहले लिख लें, फिर इसको बॉक्स नोटेशन में लिख लेंगे। तो इधर ये डॉट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बॉक्स की नोटेशन में ये आर
माइनस आर और आर डॉट और आर डबल डॉट। लो जी, ये आप इसको डॉट की सूरत में भी राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये कन्वर्जन भी की हुई है, अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप इनको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑसिलेटिंग प्लेन की टू इक्वेशंस आ गई हैं, प्राइम की सूरत में भी और डॉट्स की सूरत में भी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो हमारे पास आर्बिट्ररी पॉइंट आर लिया था, उसके पोजीशन वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें, स्मॉल आर को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर बना लें आर माइनस आर, आर डॉट फाइंड कर लें, आर डबल डॉट फाइंड करें। अब इक्वेशन आपके पास ये थी। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, ए बी और सी का, तो इसको हम डिफाइन करते थे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स राइट करते थे a1 a2 a3, उसके बाद सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट सेकंड रो के अंदर आप इनको राइट करते थे, और थर्ड रो के अंदर आप थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स को राइट करते थे। तो अब ये बेसिकली आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको अगर हम डिटर्मिनेंट की सूरत में लिखें तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट की सूरत में ये फॉर्म में आ जाएगा, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जी माइनस जी। सेकेंड रो में x डॉट वाई डॉट जी डॉट, और थर्ड रो के अंदर डबल डॉट्स वाली नोटेशंस आ जाएंगी। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ गई है जी। इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एट t इज इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले तो हम r की जो वैल्यू है वो 1 के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास t की वैल्यू 1 पुट करनी है आपने, तो i और j 1 स्क्वायर और 1 का क्यूब जो है वो k आ जाएगा। तो अभी हम r माइनस आर करेंगे तो आर की ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे जो हमने 1 के ऊपर कैलकुलेट की है। तो ये बन जाएगी x माइनस वन आई और प्लस y माइनस वन जे और z माइनस वन के। नेक्स्ट हमने आर डॉट फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये t पे डिपेंड कर रहे हैं तो डॉट वाली नोटेशन हमारे लिए इजी होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट t है, उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट टी स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2t आएगा। थर्ड कंपोनेंट टी क्यूब है, तो उसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपने t इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करना है, तो 1 इसमें पुट कर दें t की वैल्यू, तो ये बन जाएगा i प्लस 2j और प्लस 3k। सिमिलरली अगर आप r डबल डॉट देखें तो r डबल डॉट, तो यहां से आप सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो i जो है वो तो 1 है, उसका वो कंपोनेंट, तो वो तो 0 हो जाएगा। और 2t है तो t का डेरिवेटिव 1 होगा तो j आ जाएगा। इस तरफ 3t स्क्वायर का 6t बन जाएगा। यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू भी 1 के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे तो 0i प्लस 2j और प्लस 6k बन जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज जो हैं, एक तो ये तो हमने यूज कर लिया है। यहाँ से ये आर डॉट 1 के ऊपर वैल्यूज हैं और आर डबल डॉट ये भी 1 के ऊपर वैल्यूज हैं। तो ये हम डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन के अंदर इसको पुट करके तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये हमने मतलब ये वाली वैल्यू और ये तीनों यूज करके ये तीनों रोज में फिर इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास प्लेन आ जाता है। ये ऑसिलेटिंग प्लेन है इस कर्व के ऊपर। तो ये तरीकेकार हम इस्तेमाल किया करेंगे।
जी नेक्स्ट आपके पास है जी, इन केस ऑफ प्लेन कर्व, ऑसुलेटिंग प्लेन इज द प्लेन इन विच कर्व लाइज। अच्छा, इस बात को आप समझें कि जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह की आपने कर्व बना ली हुई है, ये एक स्पेस कर्व है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, इस तरह की हमने एक स्पेस कर्व बनाई है। तो ये आपने ऐसे फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है, तो उसके अंदर ये स्पेस कर्व है। अब अगर आप इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ऑसुलेटिंग प्लेन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आप टेंजेंट बनाएंगे इस तरीके का, और इसी के परपेंडिकुलर आपके पास एक नॉर्मल आ जाएगा। लो जी, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये टेंजेंट वेक्टर है और ये नॉर्मल है। अब इन दोनों को कंटेन करने वाला जब आप प्लेन बनाएंगे, वो प्लेन कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे। अब ये कर्व का काफी सारा पोर्शन नीचे भी है, फिर ऊपर भी ये कर्व जा रही है, तो ये इस टेंजेंट और इस नॉर्मल को कंटेन करने वाला प्लेन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास प्लेन कर्व हो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर एक्स और वाई के प्लेन के अंदर आपके पास एक प्लेन कर्व है जी, प्लेन कर्व। तो यहाँ पर आप ऐसी कर्व बना लें कि जैसे ये आपके पास प्लेन कर्व है, एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ी हुई है। तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, मसलन यहाँ पर आप यहाँ पर टेंजेंट बनाते हैं, तो ये टेंजेंट यूं बनेगा, और ये टेंजेंट जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इस तरह नॉर्मल इसका बनाएंगे तो ये नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसका एक्स वाई प्लेन है ना, जिस प्लेन के अंदर ये कर्व लाई कर रही है, वो बेसिकली वो इसका ऑसिलेटिंग प्लेन है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हवा के अंदर इस तरह से बुलंद होती हुई कर्व नहीं जा रही। ठीक है, ये सारी की सारी कर्व एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, तो ये तो बुलंदी की तरफ तो जा ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ये दोनों चीजें बनाएंगे, तो वो दोनों वेक्टर्स ही एक्स वाई प्लेन के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ प्लेन कर्व, ऑसिलेटिंग प्लेन इज द प्लेन इन विच द कर्व लाइज। जिस प्लेन में वो कर्व लाई कर रही है, वो प्लेन ही उसका ऑसिलेटिंग प्लेन होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ऑसिलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला चूंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो ये एक प्लेन कर्व है, तो एक्स वाई प्लेन ही इसका ऑसिलेटिंग प्लेन होगा। सिमिलरली ऑसिलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 9। तो अब ये चूंकि वाई और जी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो ऑसिलेटिंग प्लेन होगा वो वाई जी प्लेन खुद ही होगा। अच्छा, चौथी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नुक्ता याद करने के लिए, व्हेन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन देन द ऑसिलेटिंग प्लेन इज इनडिटर्मिनेट एट ईच पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ना कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्पेस के अंदर है, और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर सबसे पहले तो आप टेंजेंट डिफाइन करें। मिसाल के तौर पर, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया। अच्छा, ये पॉइंट चूज करके आपने ना टेंजेंट बनाना है जी। टेंजेंट तो कर्व को टच करके जाता है, तो इसका मतलब इसका टेंजेंट लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। ये टेंजेंट जो है ये लाइन के ऊपर आएगा। अब आपने क्या करना है कि इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर आपने बनाना है, और वो परपेंडिकुलर या कर्वेचर वेक्टर जो है जिस साइड पे वो कर्व टर्न हो रही हो,
अब ये तो टर्न हो ही नहीं रही, तो आप जिस सिमत में मर्जी परपेंडिकुलर बना लें, आप ऐसे परपेंडिकुलर बना लें, इस सिमत में आप